साथियों, आप सभी का विजय इंजीनियर प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर की मैगजीन है घटनासार, जिसका करंट अर्धवार्षिकी वाला जो संस्करण है, जिसमें जनवरी 2020 से लेकर के अगस्त 2020 तक के मध्य के करंट अफेयर को संकलित किया गया है, जो आगामी आरओ 2016 और पीसीएस 2020 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस मैगजीन के हम लोग आज के वीडियो में विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रतिरक्षा वाले सेक्शन को कवर करेंगे। तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग विज्ञान प्रौद्योगिकी के अंतर्गत इसका जो पहला टॉपिक है वह है भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप, जिसका नाम है इलाइमेंट्स। तो इलाइमेंट्स की स्पेलिंग क्या है, पहले स्पेलिंग देख लीजिए। ELYMENTS, इलाइमेंट्स। तो यह इसकी स्पेलिंग है। तो याद रखिएगा, यह भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप इलाइमेंट्स है। अब इसको लॉन्च किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 5 जुलाई 2020 को स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप इलाइमेंट्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लॉन्च किया है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने बताया कि 1000 से ज़्यादा आईआईटी विशेषज्ञों ने मिल करके यह ऐप तैयार किया है। ऐप के इस डिजिटल लॉन्च में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर भी शामिल हुए। ऐप विकसित करने वाले विशेषज्ञों के अनुसार इलाइमेंट्स पर लोग वैश्विक रूप से जुड़ सकते हैं और स्थानीय स्तर पर खरीदारी कर सकते हैं। उपभोक्ताओं का डेटा जो है भारत में ही रहेगा और इसे तीसरे पक्ष से साझा नहीं किया जाएगा। इलाइमेंट्स जो है पहला मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर ऐप है, जिसे बेंगलुरु से सॉफ्टवेयर कंपनी सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इलाइमेंट्स जो है यह फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे समान प्लेटफॉर्म की तरह कार्य करेगा। यह ऐप तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और अंग्रेजी सहित 8 भाषाओं में उपलब्ध है। तो याद रखिएगा, यह केवल इंग्लिश में नहीं है बल्कि 8 भाषाओं में है, जिनमें आपके हिंदी, अंग्रेजी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ ये भी शामिल हैं। आगे चलते हैं। अगला है गेहूं की बायो फोर्टिफाइड किस्म, जिसका नाम है MACS 4228। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं MACS 4028। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, यह क्या है? यह गेहूं की बायो फोर्टिफाइड किस्म है। तो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त शासित संस्थान है पुणे में, जिसका नाम है आगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके वैज्ञानिकों ने मार्च 2020 में एक प्रकार के उच्च प्रोटीन युक्त गेहूं की बायो फोर्टिफाइड किस्म MACS 4028 विकसित की है। यह एक अर्धबौनी सेमी डॉर्फ किस्म है जो 102 दिनों में तैयार होती है और जिसमें प्रति हेक्टेयर 19.3 क्विंटल की श्रेष्ठ और स्थिर उपज क्षमता है। यह डंठल, पत्तों पर लगने वाली फफूंद, पत्तों पर लगने वाली कीड़ों, जड़ों में लगने वाले कीड़ों और ब्राउन गेहूं की घुन की प्रतिरोधी है। विकसित गेहूं की किस्म में लगभग 14.2% उच्च प्रोटीन, बेहतर पोषण गुणवत्ता के साथ जस्ता अर्थात जिंक जो है 40.3 ppm या पार्ट्स पर मिलियन होता है। इस किस्म को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष अर्थात यूनिसेफ के लिए कृषि विज्ञान केंद्र कार्यक्रम द्वारा भी सतत रूप से कुपोषण को दूर करने के लिए शामिल किया गया है। अब बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है? तो बायोफोर्टिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कृषि प्रणालियों, पारस्परिक पादप प्रजनन या आधुनिक प्रणालियों के माध्यम से फसलों के पोषण की गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला है मन्नार की खाड़ी में दुर्लभ प्रजाति की मछली पाई गई है, उसके बारे में। तो मई 2020 में केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान, जिसको शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं CMFRI, के शोधकर्ताओं द्वारा मन्नार की खाड़ी में सेथु कराई तट से एक दुर्लभ प्रजाति की मछली खोजी गई है। समुद्री घास के मैदानों के भीतर छलावरण करने वाली बैंड टेल स्कॉर्पियोनफिश समुद्री घास के पारिस्थितिक तंत्र के एक सर्वेक्षण के दौरान खोजी गई। तो याद रखिएगा, इस मछली का नाम क्या है? बैंड टेल स्कॉर्पियोनोफिश है। ठीक है। तो इसको खोजा गया है कहाँ पर? मन्नार की खाड़ी के पास, सेथुकराई तट के पास। यह पहली बार था जब विशेष प्रजाति की यह मछली भारतीय जल में जीवित पाई गई है। मछली का वैज्ञानिक नाम स्कोर्पनोसिस नेग्लेक्टा है, जो कि चुभने वाली जहरीली ऋण
और रंग बदलने की क्षमता के लिए प्रसिद्ध होती है। तंत्रिका उत्तक के लिए हानिकारक ऋण में उपस्थित विष के कारण इस मछली को स्कॉर्पियो नेफिस, मतलब स्कॉर्पियो क्या होता है आपका कह सकते हैं, तो इसको स्कॉर्पियोनेफिस कहा जाता है। मछली शिकारियों से बचने के लिए अपने आसपास के वातावरण के साथ रंग बदलने और मिश्रण करने की क्षमता रखती है। पानी के अंदर सर्वेक्षण के दौरान यह मछली एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न करती है, जो कि एक मूगा कंकाल या कोरल स्केलेटन की तरह दिखाई देती है। आगे चलते हैं। अगला है भारत की पहली NPNT अनुरूप ड्रोन उड़ान संपन्न की है, तो उसके बारे में। तो भारत की पहली नो परमिशन नो टेक ऑफ, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, NPNT। तो NPNT का फुल फॉर्म क्या है? नो परमिशन नो टेक ऑफ। तो रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं, RPAS, या कंप्लेंट ड्रोन उड़ान को क्विडिज इनोवेशन लैब्स और एस्टोरिया एरोस्पेस द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किया गया। तो क्या है? भारत की पहली नो परमिशन नो टेक ऑफ NPNT रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम RPAS कंप्लेंट ड्रोन उड़ान को क्विडिज इनोवेशन लैब्स और एस्टोरिया एरोस्पेस द्वारा सफलतापूर्वक पूरा किया गया। यह NPNT ड्रोन उड़ान जो है नागरिक उड्डयन MOCA और DGCA की कंपनी के तहत मानव रहित एरियल व्हीकल के उपयोग पर आधारित है, जो 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई थी। यह DGCA इंडिया द्वारा जारी किए गए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म का एक हिस्सा है। इसमें पायलट के पास मानव रहित विमान ऑपरेटर परमिट और ड्रोन के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना अनिवार्य है। अगला है ड्रोन से टिड्डी नियंत्रण करने वाला भारत जो है यह पहला देश है। तो फसलों पर कहर बने टिड्डी दल पर ड्रोन से नियंत्रण पाने वाला भारत जो है दुनिया का पहला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने भी भारत की इस पहल की प्रशंसा की है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार दिसंबर में भारत पाक सीमा से टिड्डियों के दलों ने भारत में प्रवेश किया था। इन्हें समाप्त करने के लिए सबसे पहले राजस्थान में ड्रोन का प्रयोग हुआ। यहाँ सफलता मिलने के बाद टिड्डियों से प्रभावित 6 राज्यों में ड्रोन का प्रयोग किया जा रहा है। सबसे अधिक प्रभावित राजस्थान में विभिन्न चरणों में 12 ड्रोन तैनात किए गए। FAO ने भारत की ड्रोन आधारित इस कार्य योजना को टिड्डी नियंत्रण में प्रभावी करार दिया है। साथ ही अन्य प्रभावित देश भी इस तकनीक को प्रयोग में ला सकते हैं। मंत्रालय को उम्मीद है कि मेक इन इंडिया के तहत विकसित ये विशेष ड्रोन भविष्य में व्यावसायिक संभावनाओं के साथ देश के लिए बड़ी उपलब्धि भी साबित हो सकते हैं। अगला है सुपर कंप्यूटर से भी तेज साइका मोर। यह साइका मोर क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या है यह साइका मोर? तो वैज्ञानिकों ने सुपर कंप्यूटर से भी तेज काम करने वाले कंप्यूटर का विकास किया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, साइका मोर। अभी तक सुपर कंप्यूटर सबसे तेज माना जाता था, उससे भी तेज कंप्यूटर विकसित किया गया जिसको नाम दिया गया है साइका मोर। और इसे अमेरिकी कंपनी गूगल ने विकसित किया है। किसने विकसित किया है? अमेरिकी कंपनी गूगल ने विकसित किया है। साइको मोर जो है यह 200 सेकंड में उस गणना को संपन्न कर सकता है जिसे करने में सुपर कंप्यूटर को 10,000 वर्ष लग जाते हैं। तो सोच सकते हैं कितना तेज है। यह नई मशीन क्वांटम कंप्यूटिंग के सिद्धांत पर कार्य करती। इसे लेकर वैज्ञानिकों का दावा है यह क्वांटम कंप्यूटर 1 सेकंड में 20,000 लाख करोड़ गणनाएं कर सकता है। और ये कंप्यूटर डेस्कटॉप या लैपटॉप जैसे नहीं होते हैं। साइकोमोर से जुड़ा शोध हाल ही में नेचर पत्रिका में प्रकाशित हुआ। तो याद रखिएगा, कहीं पर पूछा जाए कि साइकोमोर क्या है, तो यह एक तरह का कंप्यूटर है जो सुपर कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अगला है पहली बार मानव आधा रोबोट आधा इंसान बना। पहली बार मानव जो है आधा रोबोट आधा इंसान बना। तो मांसपेशियों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे डॉक्टर पीटर स्कॉट मॉर्गन ने 2 साल पहले खुद को साइबोर्ग में बदलने का फैसला तब लिया जब डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें मोटर न्यूरॉन डिजीज है। इस बीमारी में मरीज की मांसपेशियां धीरे धीरे पूरी तरह काम करना बंद कर देती हैं। डॉक्टर पीटर स्कॉट मॉर्गन ने बीमारी का पता चलने के बाद मौत का इंतजार करने के बजाय इसे चुनौती के तौर पर स्वीकार किया। अब वह चाहते हैं कि जब वह पूरी तरह से रोबोट में परिवर्तित हो जाएं
तो लोग उन्हें पीटर 2.0 के नाम से बुलाएं। साइबोर्ग क्या होते हैं? साइबोर्ग जो होते हैं ये ऐसे रोबोट को कहते हैं जिसमें इंसान का दिमाग और कुछ अंग काम करते रहते हैं। डॉक्टर पीटर के शरीर में भी कुछ इसी तरह से 3 हिस्सों में यंत्र लगाए जा चुके हैं। इन यंत्रों को लगाने के लिए डॉक्टर पीटर की जून 2018 में कई सर्जरी करनी पड़ी। ऑपरेशन के बाद उनकी खाने की नली को सीधे उनके पेट से तथा ब्लैडर को कैथेटर से जोड़ दिया गया है जिससे पेशाब साफ हो सके, या एक और वेस्ट बैग उनके पेट से जोड़ा गया है जिससे उनके मल की निकासी हो सके। उनके चेहरे को आकार देने हेतु भी सर्जरी हुई है। अब उनका चेहरा रोबोटिक हो चुका है। उसमें कृत्रिम मांसपेशियां भी लगाई गई हैं। आगे चलते हैं। अगला है भारत की लंबी दूरी की पहली सीएनजी बस का अनावरण किया गया है। किस बस का? सीएनजी बस का अनावरण किया गया है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 24 दिसंबर 2019 को भारत की लंबी दूरी तय करने वाली प्रथम सीएनजी बस का अनावरण किया है। कंपोजिट सीएनजी सिलेंडर से युक्त यह बस एक बार पूरी तरह से सीएनजी से भर जाने पर 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यह उपलब्धि बसों में उत्कृष्ट डिजाइन वाले टाइप 4 संयोजित सिलेंडरों के प्रयोग से संभव हो सका है, जिसने परंपरागत अत्यंत टाइप 1 कार्बन स्टील सिलेंडरों का स्थान लिया है। अगला है विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन जहाज के बारे में। तो जापान ने 12 दिसंबर 2019 को विश्व के पहले लिक्विफाइड हाइड्रोजन मालवाहक जहाज को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है। यह जहाज हरित सप्लाई चेन स्थापित करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। इस जहाज को कावासाकी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कोबे वर्क्स यार्ड में विकसित किया है तथा इसे शुशियो फ्रंटियर नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? तो नाम याद रखिएगा, शुशियो फ्रंटियर, FRONTIER, फ्रंटियर नाम दिया गया है। इस जहाज का उपयोग जो है अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला की स्थापना के लिए प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के लिए किया जाएगा। इसका निर्माण वर्ष 2020 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। तो याद रखिएगा, विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन जहाज किसने आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? जापान ने किया है। आगे चलते हैं। विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट के बारे में। तो कनाडा के वैंकूवर शहर में 11 दिसंबर 2019 को विश्व के पहले पूर्ण इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक विमान का पहला सफल परीक्षण उड़ान किया गया। विमान ने सफलतापूर्वक 15 मिनट तक उड़ान भरी। इस विमान को रेडमंड वाशिंगटन आधारित इंजीनियरिंग फर्म मैग्निक्स ने हार्बर एयर के साथ संयुक्त साझेदारी में विकसित किया है। इस उड़ान में 750 हॉर्स पावर मैग्नी 500 प्रोपेलर सिस्टम के साथ 6 यात्री DHC-2 डी हैवी लेड बियर शामिल थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बस इतना याद रखिएगा कि विश्व का पहला पूर्ण इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट का सफलतापूर्वक किसने परीक्षण किया है? तो कनाडा ने किया है। अगला है भारत की पहली मोबाइल टीकाकरण क्लिनिक के बारे में। तो पुणे, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, पुणे में 19 दिसंबर 2019 को भारत में अपनी तरह के पहले मोबाइल टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की गई। इस उपक्रम को जिग्नेश पटेल नामक उद्यमी ने शुरू किया। जिग्नेश पटेल जीविका हेल्थ केयर के संस्थापक हैं, जिसने इसकी स्थापना बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से मिले अनुदान से की है। इसे vaccineonwheel.com नाम दिया गया। इसे क्या नाम दिया गया है? भारत के पहले मोबाइल टीकाकरण क्लिनिक को vaccineonwheel.com नाम दिया गया। इसकी विशेषताओं में निम्न आय वर्ग के लिए कम लागत टीकाकरण सेवा प्रदान करना, सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम के लिए जागरूकता पैदा करना और केवल उन टीकों को बेचना जो सरकारी एजेंसियों के माध्यम से प्रदान नहीं किए गए हैं, तथा राज्य के साथ WHO के दिशा निर्देशों के अनुसार अत्याधुनिक उपकरणों के साथ कोल्ड चेन रखरखाव का अनुपालन करना शामिल है। तो याद रखिएगा कि भारत की पहली मोबाइल टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत कहाँ की गई है? तो महाराष्ट्र के पुणे में की गई है तथा इसका नाम क्या है? vaccineonwheel.com रखा गया है। आगे चलते हैं। भारतीय औषधि कोष को मान्यता देने वाला अफगानिस्तान पहला देश बना है। भारतीय औषधि कोष को मान्यता देने वाला अफगानिस्तान जो है वो पहला देश बना है। तो अफगानिस्तान के सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्रालय ने औषधि नियामक तथा स्वास्थ्य उत्पादों के राष्ट्रीय विभाग द्वारा 20 दिसंबर 2019 को भारतीय औषधि कोष या इंडियन फार्मा
कोपियो, जो शॉर्ट में लोग आईपी कह सकते हैं, इसको औपचारिक मान्यता प्रदान की गई है। इसके साथ ही अफगानिस्तान भारतीय औषधि कोष को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आईपी एक जो है शब्दकोश है जो दवाओं की पहचान, शुद्धता और शक्ति की दृष्टि से दवाओं को बनाने और विपणन के मानकों की जानकारी देता है। औषधि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आईपी के रूप में भारतीय फार्माकोपियो आयोग आईपीसी द्वारा औषधियों के कानूनी और वैज्ञानिक मानक प्रदान किए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची के बारे में। तो दुनिया के तीव्रतम सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची 18 नवंबर 2019 को जारी की गई। इस सूची में एक बार फिर अमेरिकी कंप्यूटर समिट, क्या नाम है, समिट, जिसकी स्पेलिंग क्या है, SUMMIT, समिट, दुनिया का सबसे तीव्रतम सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। IBM निर्मित समिट, जिसकी अधिकतम संसाधन गति जो है वो 148.6 पेटा फ्लॉप्स है। कितना है, 148.6 पेटा फ्लॉप्स है। अमेरिका के टेनेसी स्थित ओकरिज नेशनल लैबोरेटरी में स्थापित है। तो याद रखिएगा विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर क्या नाम है, समिट है, जो कि अमेरिका का है। सुपर कंप्यूटरों की सूची में अमेरिका का ही सियरा, जिसकी स्पेलिंग क्या है, सियरा की स्पेलिंग है SIERRA, सियरा, दूसरे स्थान पर है। यह कैलिफोर्निया स्थित लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबोरेटरी में स्थापित सियरा की संसाधन गति जो है वो कितना है, 94.6 पेटा फ्लॉप्स है, क्योंकि जो समिट है उसकी 148.6 पेटा फ्लॉप्स, मतलब इससे कहीं ज़्यादा है। चीन के जियांगशु प्रांत के बुक्सी में स्थित राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सेंटर में स्थापित सनवेत ई हुलाइट जो है विश्व का तीसरा तीव्रतम सुपर कंप्यूटर है। ये संसाधनगत 93 पेटा फ्लॉप्स है। सनवेता ई हुलाइट, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सनवेता ई हुलाइट्स, हुलाइट, तो ये इसका नाम है सनवेता ई हुलाइट। तो यह तीसरा है और चाइना का है। टॉप 500 सूची में चौथे स्थान पर चीन का तिहाने 2A है। कौन सा, तिहाने 2 है। और 5वें स्थान पर अमेरिका का फ्रंटेरा है। तो 3 याद रखिएगा, समिट नंबर 1 पे है, दूसरे पे आपका सियरा है अमेरिका का, तीसरे पे सनवेताई हुलाइट है। तथा टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों में स्थान बनाने वाले 2 भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन से हैं, एक का नाम है प्रत्युष, ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, एक का नाम क्या है, प्रत्युष, और इसका स्थान क्या है, 57वां है, और दूसरा क्या है, मिहिर है, ठीक है, प्रत्युष और मिहिर जो है 100वें पोजीशन पर रहा है। प्रत्युष जो है वर्तमान में भारत का सबसे तीव्र सुपर कंप्यूटर है, जो पुणे स्थित भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थापित है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया की खोज की गई है। तो ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश स्थित शिव नाडर यूनिवर्सिटी के भारतीय शोधकर्ताओं ने ग्रेटर नोएडा की आर्द्र भूमि से प्लास्टिक खाने वाले 2 जीवाणुओं की पहचान की। इसकी जानकारी 10 अक्टूबर 2019 को दी गई। यूनिवर्सिटी से सटी आर्द्र भूमि से खोजे गए इन जीवाणुओं के जो नाम हैं वो थोड़ा सा इंग्लिश में है, इसकी स्पेलिंग देख लेते हैं और उसके साथ जो उच्चारण करना आप कर सकते हैं। EXIGUOBACTE, RIUM, 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 SIVRICUM, स्ट्रेन DRI तथा दूसरा जो है स्ट्रेन DR14 है, ठीक है। तो इसके नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना याद रखिए कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा प्लास्टिक खाने वाले बैक्टीरिया की खोज की गई है। इन जीवाणुओं में पॉलीस्टाइन को विघटित करने की क्षमता है, जिसका उपयोग डिस्पोजल कप, कटलरी, खिलौने, पैकेजिंग सामग्री आदि जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों में किया जाता है। अगला है केरल में भूमिगत मछली की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। केरल में भूमिगत मछली की एक नई प्रजाति खोज की गई है। तो केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज के एक शोध दल ने कोझिकोड में भूमिगत मछली की एक नई प्रजाति खोजी है। इस संबंध में 9 अक्टूबर 2019 को जानकारी प्रकाशित हुई। इस प्रजाति को जो नाम दिया गया है पैंगियो
बूजा नाम दिया गया है। स्पेलिंग इसकी क्या है? PANGIO, पेंगियो। बूजा BHUJIA, यह नाम दिया गया। यह विश्व में ईलोच की पहली प्रजाति जो भूमि के भीतर रहती है। ईलोच जो होते हैं आमतौर पर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में तेजी से बहने वाली धाराओं में पाई जाती है। अगला है, पश्चिमी घाट से छिपकली की 6 नई प्रजातियों की खोज की गई है। तो छिपकलियों की 6 नई प्रजातियों की खोज कहाँ की गई है? पश्चिमी घाट में। तो वैज्ञानिकों के एक दल ने भारत के दक्षिणी पश्चिमी घाट क्षेत्र में छिपकली की 6 नई प्रजातियों की खोज की है। यह घोषणा जनरल जुटेक्सा में प्रकाशित अध्ययन के आधार पर 22 अक्टूबर 2019 को की गई है। खोजी गई नई 6 प्रजातियों को जो है, इसमें नाम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें एक का जो नाम है वो केरल की वनस्पति विज्ञानी डॉक्टर जानकी अम्माल के सम्मान में उसका नाम रखा गया है, ठीक है। और एक का नाम ब्रिटिश लेखक व व्यंग्यकार डगलस नोएल एडम्स के सम्मान में रखा गया है। और एक का नाम जो है ब्रिटिश सरीसृप विज्ञानवेत्ता मैल्कम आर्थर स्मिथ के सम्मान में नाम दिए गए हैं। तो इनके नाम महत्वपूर्ण नहीं है, बस याद रखिएगा पश्चिमी छिपकली की 6 नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है? पश्चिमी घाट में की गई है। अगला है, क्रायोड्रैकन धरती पर उड़ने वाला सबसे बड़ा जीव है। तो धरती पर उड़ने वाला सबसे बड़ा जीव कौन सा है? क्रायोड्रैकन। तो इस क्रायोड्रैकन के बारे में बात करें तो 9 सितंबर 2019 को जर्नल ऑफ वर्टिब्रेट पेलियंटोलॉजी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार क्रायोड्रैकन बोरियस जो है, इसकी स्पेलिंग क्या है? CRYODRAKON, क्रायोड्रैकन बोरियस BOREAS, बोरियस जो है धरती पर उड़ने वाला सबसे बड़ा जीव है। इसके पंखों का विस्तार जो है वो 10 मीटर, कितना है? इसके पंखों का विस्तार 10 मीटर था। वजन जो है इसका लगभग 250 किलोग्राम। यह अध्ययन क्वीन मैरी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने करीब 30 वर्ष पूर्व कनाडा के अल्बर्टा में मिले अवशेषों के आधार पर किया है। अवशेषों की खोज के बाद यह माना जा रहा था कि क्रायोड्रैकन अमेरिका के टेक्सास में पहले खोजी गई टेरोसोर प्रजाति का एक डायनासोर था, लेकिन अद्यतन रिपोर्ट में इसे अलग जीव घोषित किया गया। यह आसमान में करीब 7.7 करोड़ वर्ष पूर्व अस्तित्व में था। अल्बर्टा में इस जीव के पाँव, पंख, गर्दन और पसलियों के अवशेष मिले थे। क्रायोड्रैकन जो है यह मांसाहारी था। इसका शिकार स्तनधारी अन्य छोटे डायनासोर के बच्चों इसका जो शिकार होते थे स्तनधारी अन्य छोटे डायनासोर के बच्चे और छिपकली थे। यह आसमान से उन पर हमला करता था। तो याद रखिएगा क्रायोड्रैकन जो है यह सब में धरती पर उड़ने वाला सबसे बड़ा जीव रहा है। आगे चलते हैं। भारतीय मछली महासीर जो है गंभीर रूप से संकटग्रस्त घोषित की है। कौन सी मछली? महासीर। तो नाम याद रखिएगा। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर आयुषियन ने या इसके द्वारा भारतीय कुबड़ युक्त महासीर मछली को गंभीर रूप से संकटग्रस्त अर्थात इंग्लिश में कहें तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया गया है। कुबड़ युक्त महासीर एक बड़ी ताजे पानी की मछली है। तो याद रखिएगा यह ताजे पानी की मछली है। इसे टाइगर ऑफ वाटर भी कहा जाता है और यह केवल कावेरी नदी बेसिन में पाई जाती है। यह कहाँ पाई जाती है? केवल, तो यहाँ पर केवल शब्द लगा हुआ, केवल कावेरी नदी बेसिन पाई जाती है। महासीर मछली को आयुषियन की नवंबर 2018 में अपडेट की गई रेड लिस्ट में 229 विलुप्त प्रजातियों में सम्मिलित किया गया है। इस मछली को जून 2018 में वैज्ञानिक नाम तोर रेमा देवी मिला था। क्या नाम मिला था इसका वैज्ञानिक नाम? तोर रेमा देवी मिला था। यह नाम उसे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की मछली विज्ञानी के रेमा देवी के नाम पर इसको दिया गया था, तोर रेमा देवी। यह मछली 1.5 मीटर की लंबाई तक बढ़ सकती है और इसका वजन 55 किलोग्राम तक हो सकता है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग अभी तक विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात करते हैं, हम लोग अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बात करेंगे। तो इसमें पहला है आपका है पहली बार निजी अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यात्रियों की उड़ान के बारे में। तो लगभग 1 दशक के अंतराल के पश्चात 2 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को अमेरिकी धरती से अंतरिक्ष मिशन पर भेजा गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर प्रवास के लिए इन अंतरिक्ष यात्रियों, जिनका नाम है रॉबर्ट बेकनेक और डगलस हर्ले, क्या नाम है? रॉबर्ट बेकनेक और डगलस हर्ले को एलन मस्क की निजी कंपनी स्पेस एक्स, कौन सी कंपनी है या इसका नाम क्या है? स्पेस एक्स के द्वारा के ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भेजा गया है।
केप केनेवरल स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरकर 29 मई 2020 को 19 घंटे की यात्रा के पश्चात 30 मई को दोनों अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सुरक्षित पहुंच गए हैं। वहां 3 अंतरिक्ष यात्री अमेरिका के क्रिस कैसिडी तथा रूस के एनातोली इवेनिशिन व इवान वैगनर पहले से ही उपस्थित थे। यह पहला अवसर जब किसी निजी कंपनी के स्पेस क्राफ्ट के द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को किसी अंतरिक्ष मिशन पर भेजा गया। पिछले 9 वर्षों से अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को रूस व यूरोपीय देशों के स्पेस क्राफ्ट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा जाता रहा है। अमेरिका की धरती से अंतिम बार कोई स्पेस क्राफ्ट जो है 8 जुलाई, जिसका नाम था एटलांटिस स्पेस क्राफ्ट के द्वारा 8 जुलाई 2011 को पृथ्वी पर वापसी के पश्चात नासा ने अपना स्पेस शटल प्रोग्राम को बंद कर दिया था। आगे बात करते हैं नासा के मार्स मिशन 2020 के सफल परीक्षण के बारे में। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 30 जुलाई 2020 को अपने मंगल मिशन मार्स 2020, इसका नाम क्या है, मार्स 2020 के तहत परसीवरेंस रोवर का, कौन सा रोवर है, तो परसीवरेंस स्पेलिंग क्या है, PERSEVERANC, परसीवरेंस रोवर का सफल प्रक्षेपण किया। यह प्रक्षेपण शक्तिशाली एटलस बी रॉकेट के द्वारा जो है केप कनेरवल अंतरिक्ष स्टेशन से किया गया। यह रॉकेट अब तक के सबसे बड़े कार के आकार वाले रोवर को लेकर के लाल ग्रह के लिए रवाना हुआ है, मतलब मंगल ग्रह को के लिए रवाना हुआ है। रोवर परसीवरेंस में 25 कैमरे, माइक, ड्रिल और लेजर लाइटें लगी हैं। यह लगभग 30 करोड़ मील की दूरी तय कर 7 महीने के बाद फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर पहुंचेगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा अप्रैल 2020 में आयोजित नेम द रोवर नामक प्रतियोगिता के बाद पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नामकरण किया गया। मतलब मंगल ग्रह पे जो पहला एक हेलीकॉप्टर उड़ाया जाएगा उसका नामकरण किया गया और यह हेलीकॉप्टर जो है रोवर के साथ मंगल ग्रह पर भेजा गया। इस हेलीकॉप्टर का नाम इंजेन्युटी रखा गया। क्या नाम रखा गया, इंजेन्युटी। इसकी स्पेलिंग क्या है, INGENUITY, इंजेन्युटी रखा गया है, जिसके नामकरण का श्रेय भारतीय मूल की छात्रा वनीजा रूपाणी को दिया गया है। तथा नेम द रोवर प्रतियोगिता में लगभग 28,000 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें अंततः वनीजा का नाम निबंध चुना गया। अपने निबंध में वनीजा ने लिखा किया कि इंजेन्युइटी वह चीज़ है जो अद्भुत चीज़ें सिद्ध करने में लोगों की मदद करता है। यह ब्रह्मांड के प्रत्येक कोने में हमारे क्षितिजों को विस्तारित करने में मदद करेगा। रोवर परसीवरेंस वर्ष 2021 फरवरी तक मंगल ग्रह के जजेरा गड्ढे, तो जहाँ पर यह उतरेगा उसका नाम क्या है, जेरा गड्ढे में उतरेगा। यह स्थान 3.5 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आई एक झील का हिस्सा है। रोवर वहां मंगल के नमूने एकत्र करेगा और वहीं इंजेन्युइटी जो है वहां उड़ान की कोशिश करेगा। नासा के विज्ञान मिशन निदेशालय के एसोसिएट प्रशासक थॉमस जुर्वचेन ने 5 मार्च 2020 को मार्स रोवर के आधिकारिक नाम परसीवरेंस की घोषणा की। नासा का यह मिशन वर्ष 2020 में चीन और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के बाद तीसरा मंगल मिशन है। जो यूएई का मंगल मिशन उसका नाम क्या है, होप मिशन है। आगे चलते हैं। बृहस्पति के निकट क्षुद्र ग्रह की खोज की गई है। तो मई 2020 में हवाई विश्वविद्यालय की एटलस प्रणाली द्वारा एक दुर्लभ अंतरिक्ष पिंड की खोज की गई। खोजे गए क्षुद्र ग्रह को 2019 LD2 नाम दिया गया है। ठीक है, 2090 LD2 बृहस्पति की कक्षा को साझा करता है। 2090 LD2 जो है एक विशेष प्रकार का क्षुद्र ग्रह है जिसे बृहस्पति ट्रोजन कहा जाता है। क्या कहता है, बृहस्पति ट्रोजन कहा जाता है। यह ऐसा पहला अंतरिक्ष पिंड है जो एक धूमकेतु की तरह गैस का उत्सर्जन करता है। इस खोज से स्पष्ट होता है कि क्षुद्र ग्रह की सतह के नीचे बड़ी मात्रा में बर्फ है। आगे चलते हैं। अगला है चीन का मंगल मिशन जिसका नाम है तियानवेन-1। क्या नाम है, तियानवेन-1। तो इस तियानवेन-1 के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है ये। तो याद रखिएगा, तियानवेन-1 क्या है, मंगल मिशन है चाइना का। चीन ने मंगल ग्रह की ओर अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया है। तियानवेन-1 नाम से मिशन को 23 मार्च 2020 को सफलतापूर्वक रवाना किया गया। इसके साथ चीन मंगल पर अपना रोवर भेजने वाले देशों की सूची में शामिल हो गया।
चीनी शब्द तियानबेन का अर्थ है जन्नत के सवाल। तियानबेन 1 में ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर एक साथ हैं, जिसका उद्देश्य मंगल के वातावरण को समझना और वहां जीवन के संकेतों की खोज करना है। इस अंतरिक्ष यान को मंगल पर पहुंचने में लगभग 7 महीने का समय लगेगा। यह फरवरी 2021 में लाल ग्रह पर लैंड करेगा। और याद रखिएगा फरवरी 2021 में ही जो अमेरिका का जो मंगल मिशन है वह भी यहाँ पर लैंड करेगा। लैंडिंग की कोशिश से पहले यह 2 से 3 महीने लाल ग्रह की परिक्रमा करेगा। अगला है ईरान का पहला सैन्य उपग्रह जिसका नाम है नूर 1। तो नूर, यह पूछा जाता है कि नूर 1 जो है सैन्य उपग्रह किसका है, तो ईरान का है। 22 अप्रैल 2020 को ईरान ने अपने पहले सैन्य उपग्रह नूर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। उल्लेखनीय है कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स द्वारा संचालित नूर 1 ईरान का पहला स्वदेशी सैन्य उपग्रह है। इस उपग्रह को 3 चरण वाले रॉकेट की सहायता से प्रक्षेपित किया गया, जो ठोस और तरल ईंधन के संयोजन द्वारा संचालित था। प्रक्षेपण के पश्चात नूर उपग्रह अपनी कक्षा में स्थापित हो गया और पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर ऊपर की परिक्रमा कर रहा है। इस सैन्य उपग्रह का प्रक्षेपण ईरान के मध्य रेगिस्तान से किया गया। मध्य रेगिस्तान को फारसी भाषा में दस्त-ए-कबीर भी कहा जाता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि दस्त-ए-कबीर कहाँ पर स्थित है या जो डिजर्ट कहाँ स्थित है, तो ईरान में स्थित है। गौरतलब है कि ईरान द्वारा किया गया यह प्रक्षेपण अमेरिका और ईरान के मध्य परमाणु समझौते और जनवरी 2020 में अमेरिका के ड्रोन हमले में मारे गए सैन्य जनरल कासिम सुलेमानी को लेकर दोनों देशों के बढ़ते तनाव के बाद किया गया है। अगला है अंतरिक्ष में पृथक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन हित चीनी रॉकेट का सफल प्रक्षेपण। तो अंतरिक्ष में अपने पृथक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण व चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यात्री भेजने के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के अंतर्गत चीन ने नए मालवाहक रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B, क्या नाम है इसका, लॉन्ग LONG लॉन्ग मार्च MARCH मार्च 5B, तो इस रॉकेट का नाम है लॉन्ग मार्च 5B ने दक्षिणी द्वीप हैनान स्थित बेनचांग प्रक्षेपण केंद्र से उड़ान 5 मई 2020 को भरी। 8 मिनट के अंदर ही इसके साथ जुड़ा प्रायोगिक अंतरिक्षयान जो है, जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए किया जाएगा, कार्गो रिटर्न कैप्सूल के परीक्षण संस्करण के साथ रॉकेट से अलग होकर योजनाबद्ध तरीके से अपनी निर्धारित कक्षा में प्रवेश कर गया। 2 दिन 19 घंटे तक कक्षा में रहते हुए विभिन्न परीक्षणों के बाद इसकी पृथ्वी पर निर्धारित स्थल पर सुरक्षित वापसी 8 मई 2020 को हुई। इस प्रक्षेपण के साथ ही चीन के मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है, जिसके तहत एक अंतरिक्ष स्टेशन जिसका नाम क्या होगा, तियानगोंग। तो नाम रखिएगा, क्या नाम है, तियानगोंग। तो ये इनके अंतरिक्ष स्टेशन का नाम होगा तियानगोंग, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हेवनली प्लेसेस का निर्माण किया जाना है। आगे चलते हैं अंतरिक्ष यात्रियों के प्रवास की। इसी में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रवास की क्षमता वाला इस अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कार्य जो है 2022 तक, कब तक लक्ष्य है, तो 2022 तक पूरा करने का चीन की योजना है, तथा चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की चीन की योजना का भी यह हिस्सा है। आगे चलते हैं यूएई अर्थात संयुक्त अरब अमीरात का मंगल मिशन जिसका नाम है मार्स होप। तो याद रखिएगा मार्स होप किसका है, यूएई का है। तो तियानवेन 1 किसका है, चाइना का, ठीक है, और परसिवरेंस किसका है, अमेरिका का। तो 19 जुलाई 2020 को संयुक्त अरब अमीरात का पहला मंगल मिशन जिसका नाम है होप, मार्स होप जो है, इसको जापान के तानेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। जापान के तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से यूएई का 53 मीटर ऊंचा मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के HII रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। इसको HIIA रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण के बाद होप लगभग 200 दिनों तक मंगल ग्रह की परिक्रमा करेगा और फिर 30.7 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय कर फरवरी 2021 में मंगल ग्रह पर लैंड करेगा। 1500 किलोग्राम वजनी अंतरिक्षयान होप में एक तरफ लगे वैज्ञानिक उपकरणों एमिरेट्स एक्सप्लोरेशन इमेजर, एमिरेट्स मार्स अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर फॉर यूवी इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ, मार्स इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर और FTIR स्कैनिंग स्पेक्ट्रोमीटर को साथ लेकर गया है। यह प्रोब जो है मंगल ग्रह के मौसम और जलवायु का अध्ययन करेगा। यह मिशन यूएई की मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर द्वारा संचालित है। होप जो है मंगल ग्रह पर अरब जगत का, मतलब जो अरब कंट्री है, अरब जगत का पहला मिशन है और इस पर अरबी भाषा में अल अमल लिखा है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है उम्मीद। मिशन से जुड़े
उमरान सराफ ने कहा कि मार्स होप का प्रक्षेपण 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद किया गया है। पहली बार यूएई ने मिशन की कमान महिला वैज्ञानिक सारा अल अमीरी को सौंपी है। किसको सौंपी है? सारा अल अमीरी को सौंपी है। सारा ने शारजाह स्थित अमेरिकी यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में डिग्री ली है। आगे चलते हैं, अगला है सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में समय बिताने के बाद क्रिस्टीना कोच की धरती पर वापसी। तो नाम याद रखिएगा, नाम क्या है? क्रिस्टीना कोच। देख लेते हैं इनके बारे में। तो अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच ने किसी एक उड़ान में सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाने के बाद 8 फरवरी 2020 को सुरक्षित धरती पर वापस लौट आई। उन्होंने अंतरिक्ष स्टेशन में 328 दिन, कितने दिन? 328 दिन रहकर अपनी पूर्ववर्ती अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री पैगी व्हिटसन का 288 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ा है। क्रिस्टीना का 328 दिन तक का अंतरिक्ष स्टेशन में रहने का रिकॉर्ड किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा बनाया गया सर्वाधिक समय का रिकॉर्ड। 8 फरवरी को क्रिस्टीना यूरोपीय अंतरिक्ष यात्री लूका परमिटानो और रूसी कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर स्कोवर्त्सो के साथ सोयूज MS-13 कैप्सूल से कजाकिस्तान में सफलतापूर्वक उन्होंने लैंड किया है। 40 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर क्रिस्टीना कोच जो है 14 मार्च 2019 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंची थी। इस स्टेशन पर लगातार 389 दिन 28 दिसंबर 2019 को उन्होंने पूरे किए तथा इसके साथ ही अपने ही देश की पैगी व्हिटसन का लगातार 288 दिन के प्रवास का रिकॉर्ड उन्होंने भंग किया था। नासा के एस्ट्रोनॉट व्हिटसन ने यह रिकॉर्ड 2017 में बनाया था। इसके अलावा अमेरिकी एस्ट्रोनॉट क्रिस्टीना कोच का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास 6 फरवरी 2020 तक निर्धारित था। पुरुष अंतरिक्ष यात्रियों में एक ही उड़ान के दौरान सर्वाधिक समय तक 340 दिन, इन्होंने 328 दिन था, जो पुरुष हैं वो 340 दिन अंतरिक्ष में रहने का अमेरिकी रिकॉर्ड स्कॉट कैली के नाम है, जो उन्होंने 2015-16 में स्थापित किया था। इस मामले में वैश्विक रिकॉर्ड जो है रूस के वालेरी पोलियाकोव के नाम है, जिन्होंने 2015-16 में मीर अंतरिक्ष स्टेशन पर 15 माह व्यतीत किए थे। मतलब यदि पुरुष में देखें तो जो सबसे अधिक टाइम तक रहे हैं कौन रहे हैं? रूस के वालेरी पोलियाकोव रहे हैं, जो 15 महीने तक रहे हैं। आगे चलते हैं अंतरिक्ष रोबोट व्योम मित्र के बारे में। तो अंतरिक्ष रोबोट व्योम मित्र के बारे में बात कर लेते हैं कि यह व्योम मित्र है क्या। तो नाम क्या है? व्योम मित्र। तो 22-23 जनवरी 2020 को बंगलुरु में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मानवयुक्त अंतरिक्ष उड़ान पर सम्मेलन में इसरो द्वारा प्रायोगिक रूप से भेजे जाने वाले मानव रहित गगनयान में महिला रोबोट व्योम मित्र के भेजने की घोषणा की गई। भारत दिसंबर 2021 में अंतरिक्ष में अपना पहला मानव मिशन भेजने की योजना पर कार्य कर रहा है। इसके पहले चरण में वर्ष 2020 में व्योम मित्र को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी है। व्योम मित्र अंतरिक्ष में मानव शरीर की क्रियाकलापों का अध्ययन करेगा। इस रोबोट को हाफ ह्यूमैनॉइड कहा जा रहा है क्योंकि इसके पैर नहीं है। यह रोबोट केवल आगे और बगल में झुक सकता है। दिसंबर 2021 में प्रस्तावित मानव मिशन से पूर्व इसरो दिसंबर 2020 और जून 2021 में मानव रहित मिशन को अंजाम देगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग रक्षा प्रतिरक्षा की बात कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले है आपका उन्नत एंटी टॉर्पीडो मारीच जो है भारतीय नौसेना में शामिल हो गई है। तो यदि कहीं पर आ जाए कि मारीच क्या है, तो मारीच के बारे में याद रखिएगा, यह क्या है आपका एक उन्नत एंटी टॉर्पीडो है। तो 26 जून 2020 को स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम मारीच को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। यह सभी अग्रिम पंक्ति के जहाज़ों से दागे जाने में सक्षम है। डिकॉय सिस्टम मारीच का डिजाइन जो है और विकास स्वदेशी DRDO प्रयोगशालाओं NSTL और NPOL में किया गया है। यह सिस्टम आने वाले टारगेटों को खोजने, उसकी स्थिति का सटीक आकलन करने तथा उसे बेअसर करने में सक्षम है। यह क्या है? एक एंटी टॉर्पीडो है, टॉर्पीडो को नष्ट करने वाला। सार्वजनिक क्षेत्र का रक्षा उपक्रम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इस डिकॉय सिस्टम के उत्पादन का कार्य करेगा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं INLCU L57 नौसेना में शामिल। तो क्या है यह? इसका नाम क्या है? INLCU L57। तो अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल PS राजेश्वर ने 15 मई 2020 को पोर्ट ब्लेयर में INLCU L57 को भारतीय नौसेना में सेवा के लिए शामिल किया है। भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला INLCU L57 लैंडिंग क्राफ्ट
यूटिलिटी MK4 श्रेणी का 7वां पोत है। तो याद रखिएगा यह क्या है, एक पोत है। इस पोत को मैसर्स गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। अंडमान एवं निकोबार कमान में स्थित इस पोत को तटीय अभियान, खोज व बचाव, आपदा राहत अभियान के लिए तैनात किया गया है। L57 जो है 830 टन विस्थापन के साथ विभिन्न प्रकार के युद्धक उपकरणों जैसे मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन, T-72 एवं अन्य वाहनों को ले जाने में सक्षम है। आगे बात कर लेते हैं भारत ड्रोन के बारे में। तो भारत ड्रोन रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा जुलाई 2020 में भारतीय सेना को भारत नामक, तो याद रखिएगा भारत नामक यह क्या है, यह एक ड्रोन है। तो भारत नामक ड्रोन सौंपा गया। किसने बनाया? DRDO ने। स्वदेशी तकनीक से निर्मित यह ड्रोन पूर्वी लद्दाख के वास्तविक नियंत्रण रेखा के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों सहित पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी करने में सक्षम है। भारत दुनिया का सबसे हल्के और तेज ड्रोन निगरानी प्रणाली में से, यह जो भारत नामक जो ड्रोन है, यह दुनिया के सबसे हल्के और तेज ड्रोन निगरानी प्रणाली में से एक है, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और साथ ही से बेहद खराब मौसम में कार्य करने में सक्षम बनाया गया है। आगे चलते हैं ICGS सचेत का जलावतरण। तो नाम क्या है? सचेत। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 मई 2020 को नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा गोवा में भारतीय तटरक्षक दल के पोत सचेत का जलावतरण किया है। तो सचेत क्या है? यह एक तटरक्षक पोत है। ICGS सचेत अपतटीय गश्ती पोतों की श्रृंखला का पहला पोत है। इसे गोवा शिप बिल्डर लिमिटेड द्वारा देश में डिजाइन और निर्मित किया गया है। 2350 टन वजनी और 105 मीटर लंबा सचेत अपतटीय पोत 9100 किलोवाट के 2 इंजनों से संचालित होता है। यह पोत तीव्र गति से बोर्डिंग और तलाश एवं बचाव अभियानों के लिए दोहरे इंजन वाले हेलीकॉप्टर, उच्च गति वाली 4 नौकाओं को ले जाने में सक्षम है। अगला है अपतटीय गश्ती पोत ICGS वरद के बारे में। यह सचेत था। अगला कौन सा है? वरद है। तो भारतीय तटरक्षक बल के अपतटीय गश्ती पोत ICGS वरद को 28 फरवरी 2020 को चेन्नई में लॉन्च किया गया। जो सचेत था उसे पुणे में लॉन्च किया गया, ठीक है, और इसे चेन्नई में लॉन्च किया गया। 98 मीटर लंबे इस पोत को L&T कंपनी जो है उसने डिजाइन और तैयार किया। इसका सकल भार जो कितना 2100 टन तथा इसकी अधिकतम गति कितनी 26 नॉट है। अगला एक अपतटीय गश्ती पोत है जिसका नाम क्या है? वज्र है। तो नाम याद रखिएगा क्या है? वज्र है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 27 फरवरी 2020 को चेन्नई में छठे तट रक्षक अपतटीय गश्ती पोत OPP-6 वज्र का शुभारंभ किया गया। इसे पहली बार समुद्र में उतारा गया है। यह भारतीय तटरक्षक बल को 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक बड़े अनन्य आर्थिक क्षेत्र, 7500 किलोमीटर से अधिक विशाल समुद्र तट और वैश्विक व्यापार के लिए भारतीय जल सीमा से गुजरने वाले प्रतिवर्ष 1 लाख से अधिक व्यापारिक जहाज़ों को सुरक्षित करेगा। इसका उपयोग दिन और रात गश्त, निगरानी के साथ साथ अनन्य आर्थिक क्षेत्र में आतंकवाद रोधी या तस्करी विरोधी अभियानों के लिए किया जाएगा। अगला है मिसाइल ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण। तो इसका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? ध्रुवास्त्र। तो यह क्या है? एक मिसाइल है। तो DRDO ने हेलीकॉप्टर से लॉन्च की जाने वाली टैंक रोधी, याद रखिएगा क्या है? टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया है, ठीक है। तो DRDO द्वारा विकसित की गई इस स्वदेशी मिसाइल का नाम पहले नाग था, ठीक है। यह जो टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल उसे हेलिना कहते हैं, इसका पहले नाम नाग था, जिसे बदल करके ध्रुवास्त्र किया गया। क्या नाम दिया है? ध्रुवास्त्र किया गया। यह क्या है? टैंक रोधी गाइडेड मिसाइल है। यह परीक्षण 15 और 16 जुलाई 2020 को बालाशोर में किए गए। परीक्षण में हेलीकॉप्टर का प्रयोग नहीं किया गया। इसका डायरेक्ट और टॉप अटैक मोड में सफल परीक्षण किया गया। नाग जो है उन 5 मिसाइलों में से एक है। तो यहाँ यह भी ध्यान रखिएगा कि नाग का ही नाम ध्रुवास्त्र है। तो नाग उन 5 मिसाइलों में से एक है जिसे 1980 के दशक में शुरू किए गए एकीकृत मिसाइल विकास कार्यक्रम के तहत विकसित करने की योजना थी। इसके तहत विकसित अन्य मिसाइलों में अग्नि, पृथ्वी और आकाश शामिल हैं। इन 3 मिसाइलों को सफलतापूर्वक विकसित और सशस्त्र बलों में शामिल किया गया है तथा ध्रुवास्त्र एक तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली है जिसे अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर पर स्थापित किया जाएगा और इसकी मारक क्षमता जो है 500 मीटर से लेकर के 7 किलोमीटर तक है। क्षमता याद रखिएगा 500 मीटर से 7 किलोमीटर तक है। इसका प्रयोग दिन और रात में किया जा सकता है।
जुलाई 2019 में डीआरडीओ ने इसके पोखरण में 3 सफल परीक्षण किए थे। 1.9 मीटर लंबी और 45 किलोग्राम वजनी यह मिसाइल 230 मीटर प्रति सेकंड की गति से लक्ष्य पर निशाना साध सकती है। अगला है तेजस MKI FOC विमान के बारे में। तो कौन सा विमान है? तेजस MK1 FOC विमान के बारे में। तो 17 मई 2020 को भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन सुल्लूर में तेजस MK1 FOC विमान को हाल ही में पुनर्जीवित किए गए नंबर 18 स्क्वाड्रन, जो कि फ्लाइंग बुलेट के नाम से भी जाना जाता है, इसमें शामिल किया गया है। तो जो तेजस विमान है इसको 18 जो स्क्वाड्रन है जिसका नाम है 18 स्क्वाड्रन, जिसे फ्लाइंग बुलेट भी कहते हैं, इसमें शामिल किया गया। इस तरह विमान को शामिल करने वाला, इस तरह के विमान को मतलब तेजस विमान को शामिल करने वाला भारतीय वायुसेना का यह पहला स्क्वाड्रन है। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया। इस तेजस को तेजस MK1 FOC एकल इंजन, हल्के वजन, सभी मौसम में भूमिका निभाने वाला लड़ाकू विमान है। इस स्क्वाड्रन का संचालन वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RK भदौरिया ने किया। 18 स्क्वाड्रन का गठन 15 अप्रैल 1965 को अंबाला में फोलैंड जीनेट एयरक्राफ्ट के साथ किया गया है। यह स्क्वाड्रन दक्षिणी वायु कमान के परिचालन नियंत्रण में आता है। किसमें आता है? किसके नियंत्रण में? दक्षिणी वायु कमान के परिचालन नियंत्रण में। अगला है ICGS एनी बेसेंट एवं अमृता कौर तटरक्षक बल में शामिल हैं। तो याद रखिएगा क्या है? ICGS एनी बेसेंट एवं अमृता कौर तटरक्षक बल में शामिल। तो गॉर्डन रिज शिपयार्ड कोलकाता में निर्मित ICGS एनी बेसेंट एवं अमृता कौर नामक गश्ती पोतों को भारतीय तटरक्षक बल में 12 जनवरी 2020 को शामिल किया गया। ये दोनों पोत 5 तीव्र गश्ती पोतों के श्रृंखला के दूसरे और तीसरे गश्ती पोत हैं, जिनका कार्य निगरानी, खोज और बचाव जैसे बहुपक्षीय कार्य करना है। गश्ती पोत एनी बेसेंट को चेन्नई और अमृता कौर को हल्दिया में से संचालित किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने ये रक्षा प्रतिरक्षा वाला पोर्शन खत्म किया। तो इस प्रकार से इस वीडियो के जो 3 सेक्शन थे हमारे विज्ञान प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा प्रतिरक्षा, इसको हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।